प्रतिकूलता में ऊर्जा का पोषण होता है और वहीं अनुकूलता में ऊर्जा का ह्रास होता है। अनुकूलता की स्थिति में मन विभ्रांति का शिकार बनता है और ये हमको भटकाता है। मन के भटकाव से ही हमारे जीवन का असंतुलन पैदा होता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियां, रोग, तमाम तरह की असफलता जो हम नहीं चाहते हैं वो भी हमें उसका सामना करना पड़ता है। कितना भी हम परिश्रम कर लें, कितनी भी लगन से कार्य करें, परंतु उस कार्य में हमें असफलता ही मिलेगी। हम जहाँ से चले थे और जिस गंतव्य के लिए चले थे उस गंतव्य तक पहुंच पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मन का ये भटकाव ही हमको अन्यमनस्क बनाता है। मन का भटकाव पैदा होता है हमारी जीवन प्रणाली से, और हमारी ये जीवन प्रणाली किस पर आधारित है? सांसों पर, क्योंकि जब तक सांसें चल रही हैं तभी तक जीवन है। और इन सांसों का आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव, आना जाना, धीमे धीमे चलना या जोर से चलना, ये हमारे जीवन के क्रम को निर्धारित करता है। जीवन के क्रम को ही नहीं निर्धारित करता, ये हमारे मन को भी उसी तरह से संतुलन में लाता है, संतुलन या असंतुलन में। और जब मन संतुलित और असंतुलित होता है तो हमारा मस्तिष्क तदनुरूप कार्य करने लगता है, और जब मस्तिष्क वैसा ही कार्य करेगा तो मस्तिष्क से संवेदनशील सूचनाएं संप्रेषण तंत्र के माध्यम से संपूर्ण शरीर के अंगों को जाती हैं। इसी अनुरूप अंग भी कार्य करने लगते हैं। ये हमारा मन क्या है? हमारा कार्य व्यवहार, हमारी गतिविधि, हमारे जीवन का सार समग्र रूप से सूक्ष्म जगत में एक स्थिति है, एक आवरण है। वो आवरण हमको 24 घंटे घेरे रहता है। ये आवरण से बाहर निकल पाना अर्थात इसकी सीमा को पार कर पाना ही बड़ा कठिन कार्य है। हमारे नाक से गले तक ही श्वास के मार्ग अलग अलग हैं, दाई नासिका, बाई नासिका, परंतु जब गले से नीचे श्वास जाती है तो इनके श्वसन का मार्ग एक ही है। ये एक ही मार्ग से गले के नीचे श्वास उतर करके ये हमारे फेफड़ों में और डायफ्राम में श्वास इकट्ठी होती है। जब हम बाई नासिका से श्वास लेते हैं तो हमारा दायां मस्तिष्क सक्रिय होता है, और जब दाईं नासिका से श्वास लेते हैं तो हमारा बायां मस्तिष्क सक्रिय होता है। मस्तिष्क की सक्रियता का सीधा संबंध वेगस नर्व से है, जो संपूर्ण शरीर की गतिविधियों की सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मस्तिष्क की धीमे धीमे श्वास तो स्वयं को सुनाई न पड़े, केवल अनुभव रक्त में संपूर्ण रूप से मिश्रित होती है। तेजी से ली गई श्वास का केवल 40% भाग ही रक्त में मिल पाता है। इससे हमारे शरीर में ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है वो बाधित होती है। हमारी नासिका के अग्रभाग में संवेदनशील त्वचा है, जिसको हम सेंसर युक्त भी कह सकते हैं। ये सेंसर युक्त त्वचा जब हम धीमी धीमी श्वास लेते हैं तो श्वास का स्पर्श मात्र से ही उस श्वास के गुण, रूप, रस, स्पर्श, गंध का अनुभव की सूचना ये हमारे मस्तिष्क को देती है। ये जो हमारे नासिका का अग्रभाग है, इसमें जो संवेदनशील तंत्र है, जिसको हम सेंसर भी कह सकते हैं विज्ञान की भाषा में, ये हमारे मस्तिष्क को उसी तरह के श्वसन की सूचना देती है जिसके अनुरूप ये मस्तिष्क कार्य भी करने लगता है। धीमे धीमे श्वास से कोशिका द्रव्य का गतिमान बढ़ता है, इससे ऊर्जा का रूपांतरण होता है, और यही ऊर्जा का संवेग ध्यानावस्था में एकाग्रता और चित्त की स्थिरता का बोध बढ़ाकर परम शांति, परम आनंद की ओर ले जाता है। जैसे ही श्वासों की गति बढ़ती है, इसमें विक्षेप पैदा होता है और यह मस्तिष्क को असंतुलन की ओर ढकेल देता है। फिर स्वास्थ्य, श्वसन, प्रजनन या विभ्रांति जैसी बीमारियां हमको घेर लेती हैं। हमारे शरीर में रक्त संचरण की गति काफी तीव्र है, परंतु जब धीमे धीमे इसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है तो ये ऑक्सीजन रक्त में धीमे धीमे मिलकर के संपूर्ण कोशिकाओं तक, क्रमशः ऊतकों तक ये आसानी से पहुंच जाती है। जब धीमे धीमे सांस लेंगे तो फेफड़ों और डायफ्राम का संपूर्ण आवरण गुब्बारे की तरह फूलेगा। हृदय कुंभक की स्थिति में ऑक्सीजन की आपूर्ति परिपूर्ण रूप से करने लगता है। तभी शरीर के अंत प्रकोष्ठों में उत्सर्जित कार्बन रक्त के माध्यम से बाहर निकल पाता है और कोशिकाओं को नवजीवन मिलता है। परंतु जब यही स्थिति हम तीव्र कर देते हैं, श्वसन की गति जब तीव्र करेंगे तो तेज गति से ली गई श्वासें हमारे तीव्र रक्त संचरण में उतनी तेजी से मिल नहीं पाती हैं। तो लोग अक्सर कहा करते हैं कि हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये प्राणायाम इतने दिन किया, इसका कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ तो तब होगा
जब आप उसकी विधि को समझें, उसकी तकनीक को समझें, उसके विज्ञान को समझें। श्वासों का विज्ञान हमेशा सदैव धीमे धीमे एक एक पग आगे चलने पर आधारित है। अगर आप तेजी से दौड़ेंगे तो थोड़ी दूर दौड़ करके थक जाएंगे, परंतु धीमे धीमे चलेंगे, आसानी से चलेंगे तो काफी दूर तक चलेंगे और अपने लक्ष्य को आसानी से पूरा भी कर लेंगे। श्वास को रेचक के समय संपूर्ण रूप से बाहर छोड़ें। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये अवश्य ध्यान रखें कि हमारे जो प्रदूषण रक्त के माध्यम से संपूर्ण कोशिकाओं से इकट्ठे होकर के हार्ट के माध्यम से सांसों में आया हुआ है, इसको जब हम बाहर निकालते हैं तो संपूर्ण रूप से प्रदूषण बाहर जाना चाहिए, यह कार्बन बाहर जानी चाहिए, अवशेष न रहे। जब हम संपूर्ण कार्बन को बाहर निकाल देते हैं तो पुनः जब सांस लेते हैं तो नवीन ऑक्सीजन, नवीन ऊर्जा हमारे ऊतकों तक पहुंच करके एक नया कार्य प्रारंभ कर देती है, नवजीवन प्रारंभ कर देती है, हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करने में सक्रिय भूमिका निभाती है। परंतु जब कार्बन को संपूर्ण रूप से हम बाहर नहीं छोड़ेंगे, कार्बन कुछ शेष रह जाएगी, तो धीमे धीमे ऐसे ही कई बार जब करते रहते हैं तब हमारे शरीर में शेष बना रह जाता है और वो धीरे धीरे हमारे शरीर की संधि ग्रंथियों में, जहाँ जोड़ हमारे, वहां पर निक्षिप्त होते रहता है और ये आगे चल करके वात के रूप में परिणित हो जाता है, गठिया के रूप में, जोड़ दर्द के रूप में और कई तरह की बीमारियों का घर हो जाता है। इस तरह से ये थोड़ी थोड़ी कार्बन जमा होते होते एक लंबे समय में एक नवीन रोग का, एक नवीन अस्वस्थता का कारण बनता है और हमें अस्वस्थता के गहरे अंधकार में ढकेल देता है, जिसको हम ये तो कहते हैं कि हम प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, परंतु हमको लाभ नहीं होता। लाभ इसलिए नहीं होता है कि हमने सांसों के इस विज्ञान को समझा ही नहीं और हमने जल्दी जल्दी सांस लेकर के, जैसा कि आज तमाम योग गुरु और टीवी गुरु ये बताया करते हैं, परंतु उन्होंने कभी इस चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं समझी। ये केवल व्यवसायिक स्थिति है, परंतु मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, इसको ठीक ढंग से समझें। सांस को धीमे धीमे लें और प्राकृतिक रूप से लें, इसमें ज्यादा जोर न लगाएं और धीमे धीमे ही छोड़ें। ज्यादा जोर लगा करके छोड़ने का प्रयास भी नहीं करें। शुरुआत में आपको थोड़ी असुविधा होगी, परंतु जैसे जैसे ये समय बढ़ता चला जाएगा तो आप प्राकृतिक रूप से श्वास, संपूर्ण श्वास लेने लगेंगे, प्राकृतिक रूप से संपूर्ण श्वास छोड़ने लगेंगे। ये अब अनुलोम विलोम का अभ्यास, इसको सिद्ध होने में कम से कम 3 से 6 महीने का समय लगता है। आप एक दिन में, एक सप्ताह में, एक महीने में अगर चाहें तो इसका कोई भी परिणाम सामने नहीं आते हैं। जब श्वास को रेचन के समय संपूर्ण रूप से बाहर छोड़ देंगे तो हमारा जो अंतः प्रदूषण है ये समाप्त हो जाएगा और तभी जो हम पूरक के माध्यम से नवीन श्वास लेते हैं तो ये शरीर के अंगों को, उपांगों की सक्रियता कोशिकाओं तक बढ़ा देती है। और जब हम कृत्रिम श्वास लेते हैं, दबाव में श्वास लेते हैं, जोर लगा करके श्वास लेते हैं, जोर लगा करके श्वास छोड़ते हैं, तो श्वसन प्रक्रिया में भारीपन पैदा हो जाता है और ये भारीपन ही हमारी अस्वस्थता का और हमारे रोग होने का कारण बनता है। प्राणायाम का कोई लाभ तभी मिल पाता है जब हम प्राकृतिक रूप से धीमे और गहरी श्वसन की तरफ, शिशुवत, जैसे नवजात शिशु जिसकी उम्र 1 माह से ऊपर हो, वो प्राकृतिक रूप से श्वास लेता है और प्राकृतिक रूप से हाथ पैर चलाता है। उसका पेट धीरे धीरे ऊपर जाता है, धीरे धीरे अंदर जाता है और इसी तरह से वो संपूर्ण ऊर्जा का निक्षेप ऊर्जा का करता है, ऑक्सीजन का करता है, शरीर के विकास में सहायक सिद्ध होता है। प्रारंभ में शरीर की क्षमता के अनुसार श्वास लें और छोड़ें। आप ये नहीं कि शरीर की क्षमता आपकी कमजोर है, आप सांस जबरदस्ती आप सांस ले रहे हैं और जबरदस्ती छोड़ रहे हैं। कुंभक और मुद्रा का प्रयोग तब करें जब श्वसन की प्रक्रिया स्वतः प्राकृतिक रूप से चलने लगी। ये कुंभक और मुद्राएं जिस प्रकार से हम पूजा अर्चना करते हैं उसमें कर्म कांड होता है, तो उसी तरह से हमारे ऋषियों ने, पूर्वजों ने, अनुसंधान वेत्ताओं ने ये कर्म कांड, कुंभक और मुद्राएं, ये कर्म कांड के रूप में योग के साथ जोड़ दिए हैं। और ये कर्म कांड इसलिए जोड़ा गया है कि हमको विधिवत श्वसन की प्रक्रिया को एक विज्ञान सम्मत ढंग से परिपूर्ण करने में आनंद मिले और ये परिपूर्ण रूप से तब होगा जब हमारी श्वास प्राकृतिक रूप से चलने लगेगी। जब आप प्राकृतिक रूप से श्वास लेंगे तो प्रति मिनट श्वास की गति 6 से 8 तक स्वतः हो जाती है, जो कि आपके संपूर्ण स्वास्थ्य, एकाग्रता, शांति और प्रसन्नता के साथ सतो गुण को बढ़ाती है। परंतु जब श्वास में थोड़ा थोड़ा आप वेग देते हैं, दबाव बढ़ाते हैं, तो श्वास की गति 8 से 11 के मध्य हो जाती है और ये हमें उद्वेग, विभ्रांति, चंचलता, अविश्वास
कार्य की अपूर्णता, अस्वस्थता और रजोगुण को वृद्धि करती है। और जब इस पर हम ज्यादा फोर्स देते हैं, ज्यादा दबाव देकर के, ज्यादा तनाव लेकर के श्वसन प्रक्रिया को अनुलोम विलोम में अंजाम देते हैं तो श्वास की गति गहरा से अधिक हो जाती है। उस समय जब यही श्वास की गति आपको असफल जीवन, रोग, कलह और तमोगुण को बढ़ाती है। इससे सिद्ध होता है कि सारी सिद्धियां, सफलता, विश्वास आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपने श्वास को कैसा परफॉर्म करते हैं। जब आप प्रारंभिक स्थिति में जिज्ञासु हैं, आप प्रारंभ कर रहे हैं, लोग बैठे किसी भी अवस्था में, कहीं भी बैठे, बस इतना ध्यान रखें कि हमारी रीढ़ सीधी रहे, हमारा मस्तिष्क है वो रीढ़ के सीध में रहे। आसन चाहे हम कुर्सी पर बैठ जाए, जमीन पर बैठ जाए, जमीन पर बैठे तो गुरुत्वाकर्षण रोधी आसन डालें और ऊनी या सूती मुलायम आसन डालें जिसपे आप थोड़ी देर तक बैठ सकें और आपको अभ्यास करने में कोई दिक्कत ना हो। ये ध्यान दें कि आंख खोल करके अभ्यास न करें। आंख खोल करके अभ्यास करेंगे तो आपकी इंद्रिय, चंचल इंद्रियां संपूर्ण संसार को, ये भौतिक जगत को देखती हैं, तो विभिन्न प्रकार के संदेश, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं इकट्ठी करके ये श्वसन के माध्यम से मस्तिष्क को भेजती रहती हैं। जबकि ये श्वसन की प्रक्रिया संपूर्ण रूप से एकाग्र, स्वस्थ रूप से होनी चाहिए। जब आप आंख बंद करते हैं, आप किसी को नहीं देखेंगे, तो आपका संपूर्ण ध्यान आपके श्वसन पर होगा। ये ध्यान दें कि जितनी क्षमता है उतनी श्वास आराम से धीमे धीमे लेने का प्रयास करें। आप चाहे तो गिनती गिने, चाहे तो न गिने, गिनती गिनने का कोई औचित्य नहीं है। कम से कम प्रारंभ में 11 मिनट तक इसका अभ्यास अवश्य करें और जब आपका अभ्यास बढ़ता चला जाए तो इसको 21 मिनट तक, 30 मिनट तक भी आगे ले जाएं। इतना अवश्य ध्यान रखें कि श्वास जितनी आराम से जा सके धीमे धीमे लें और धीमे धीमे लेकर के कुछ क्षण रुकें और फिर पुनः उसको छोड़ना प्रारंभ करें। जिस गति से हमने श्वास ली है उसी गति से श्वास को छोड़ें। जितनी श्वास हमने ली है, मान लो हमने 250 घन मिलीलीटर श्वास ली है, तो जब श्वास छोड़ें, श्वास छोड़ते समय ये ध्यान अवश्य रखें प्रारंभ में 300 घन मिलीलीटर और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता चला जाए तो 350 घन मिलीलीटर श्वास छोड़ने का प्रयास करें। प्रयास करेंगे तो ये प्रयास स्वतः घटित होने लगेगा और जब स्वतः घटित होने लगेगा, श्वासों की गति चलने लगेगी, तो आपका संपूर्ण अस्तित्व का ध्यान आपकी श्वासों पर जाएगा और जब श्वासों पर जाएगा तो श्वासों की गति पर आपका ध्यान जाएगा और जब श्वासों की गति पर ध्यान जाएगा तो उससे उत्पन्न होने वाली नाद का, उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा आपके व्यक्तित्व को, आपके आवरण को जो मन के रूप में है, इसको एकाग्र करेगी, इसको नियंत्रित करेगी। और जब मन आपका एकाग्र और नियंत्रित होने लगेगा तो इससे आपका मस्तिष्क एकाग्र हो जाएगा और जब मस्तिष्क एकाग्र हो जाएगा तो शरीर स्वतः निरोगी होने लगेगा, स्वस्थ होने लगेगा। आप जिस भी कार्य में हाथ बटाएंगे वो सफलता ही आपको हाथ लगेगी। आप जो भी संकल्प लेंगे संपूर्ण रूप से सफल होने लगेंगे। ये सब कुछ हमारे इस जो श्वसन पर आधारित है, जो प्राकृतिक रूप से श्वासें चलती हैं, हम प्रकृति के साथ तालमेल बना करके चलते हैं। हमारे जो मस्तिष्क है ये ब्रह्मांड का एक लघु स्वरूप है और जब हम तेज श्वास लेते हैं तो इसकी गति को तीव्र करते हैं। मस्तिष्क की गति को तीव्र करने से हलचल पैदा होती है। जैसे एक शांत वन में तेज आंधी आती है तो संपूर्ण आवरण को हिला करके रख देती है, तो जब धीमी धीमी मंद सुगंध हवा चलती है तो वो मंद सुगंध वायु स्वास्थ्य के लिए, वातावरण के लिए, संपूर्ण जनजीवन के लिए एक मनोरम दृश्य उत्पन्न करती है। ये स्वास्थ्यकर स्थिति उत्पन्न करती है। वैसे ही इस मस्तिष्क को ब्रह्मांड के समान शांत, शीतल, स्थिर और नियंत्रित रहने दें। मस्तिष्क का जो कनेक्शन है वो आपके ब्रह्मांड से सीधा जुड़ जाएगा और आपकी श्वास स्वतः नियंत्रित होने लगेगी। आप धीरे धीरे योग की उस गहन ऊंचाइयों तक पहुंचने लगेंगे। इसके लिए एक गंभीर और धीर गुरु की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से किसी योग्य और सक्षम गुरु का आश्रय लें और अपने जीवन को और गति दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। स्वयं तो लाभ उठाएं, अपने इष्ट मित्रों को भी प्रेरित करें। आज का अंक यहीं तक। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।